नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलपीएम यानी कि आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हम बातें करने वाले हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हाउसिंग प्रिंसिपल वाला, यानी कि हाउसिंग मैनेजमेंट वाली जो क्लास है आपकी, उसकी हम बातें कर रहे थे। उसमें एक क्लास हमने कवर कर ली थी। एक क्लास की यदि हम बात करें तो जो जितने भी आपके कैटल है, बफेलो है, उनके जो हाउसिंग प्रिंसिपल है उनकी हमने बात कर ली थी। उसमें साइट सिलेक्शन की हमने बातें की, साथ में जो आपका अलग अलग प्रकार के हाउसिंग सिस्टम होते हैं, ओपन की बात की हमने, क्लोज की बात की, इन सब की हमने बातें कर ली थी। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें हमने देख ली थी, कितना स्पेस रिक्वायर होता है। ठीक है, जो अलग अलग मेथड है, अलग अलग प्रकार की जो विधियां हैं, उन सब की हमने बातें कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और अपने जो है मुख्य रूप से, क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें आपके एक तो गोट और शिप, ये दो एनिमल और दे रखे हैं और इसके साथ में ही पोल्ट्री मैनेजमेंट की बातें हम और करते हैं। ठीक है, तो गोट और शिप के जो हाउसिंग मैनेजमेंट है उनकी हम बातें करेंगे और साथ में जो पोल्ट्री है उसको किस प्रकार से हम रखते हैं, उसका आवास कैसा होता है, ठीक है, उसकी हम बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली इनमें भी जैसा कि सेम टू सेम हमने वहां कहा था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स के तौर पे क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड फोडर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट हम कहते हैं, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, जो सॉइल है, जो आपके मॉइस्चर है, उसकी किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये सारी बेसिक बातें हैं। ये तो आपको यहाँ पर भी लिख के आनी है। लेकिन जो अदर चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजों की यदि हम बात करें कि एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, तो इनमें क्या है, क्योंकि स्पेस कम देखने को मिलता है जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार के जो आपके एनिमल्स है, जैसे कि गोट की और शिप की हम बात कर रहे हैं, तो भेड़ और बकरी में जो स्पेस होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है जनरली, आपके कैटल्स की से तुलना करें तो उससे कमी है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम्स है उनको हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तीन प्रकार से, किस प्रकार से, एक तो एक्सटेंसिव मेथड है। एक्सटेंसिव मेथड का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि ये आपके बेसिकली हम क्या करेंगे, जो आवास है उसका उपयोग सिर्फ जो आपके एनिमल्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड रखने के लिए, या कुछ टाइम के लिए वहां पर हम ये कह सकते हैं रात के टाइम पे, बेसिकली जो हम गाँव में देखते हैं कि गाँव में जो चरवाहा होते हैं या जितने भी पशुपालक होते हैं, वो रात के टाइम पे अपने पशुओं को वहां पर रखते हैं, आवास में रखते हैं। बाकी टाइम पे वो बाहर उनको जो है चराने ले जाते हैं, फीडिंग करवाने ले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो मेथड होता है उसको हम एक्सटेंसिव मेथड के रूप में जानते हैं। ठीक है, किस रूप में, एक्सटेंसिव मेथड के रूप में जानते हैं। इसकी खास बात यह है कि खर्च कम होता है, जो आपकी कॉस्ट है, क्योंकि हम कहते हैं कि घर बनाने के लिए या जो इनका शेड है उसको बनाने के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, तो वो कॉस्ट यहाँ पर कम होती है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की कोई भी टेक्निक नहीं लगानी है आपको। यहाँ पर फीडिंग की मैनेजमेंट नहीं करना है, या जो पानी से संबंधित चीजें हैं, वाटरिंग है, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो कम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जब हम बाहर घुमा के लेकर आते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीजें जो पशु है वो कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी भी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि बहुत ज्यादा जो पशु हैं उनको या वैज्ञानिक विधि से पशुओं को मैनेज करने की बात हो, तो फिर ये सिस्टम आपका इतना कारगर नहीं होता है, यहाँ पर जो है डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव में क्या देखने को मिलता है, ये दोनों के बीच का है। अभी ये जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो रहने वाला है अपना इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या करते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ एनिमल को कहां पे रखना है, सिर्फ आवास में ही रखना है, जो शेड है उसका वहीं पे रखना है, बाहर कहीं नहीं लेके जाना है। ठीक है, अब वहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, तो उनको जो फोडर की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे अवेलेबल होगी, जो हम कंसंट्रेट्स दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, वो वहीं पे होगा। और इसके साथ में हम कहते हैं कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, इनकी पूरी करते हैं। ये तीनों चीजें हो गई। इसके साथ में ही हम कहते हैं कि जितनी भी मैनेजमेंट से संबंधित चीजें हो, चाहे वो डिजीज से संबंधित हो या अदर कोई भी चीज हो, वो सारी यहीं पे ही देखने को मिलती है। बात समझ में आई क्या? तो ये आपके इंटेंसिव हो जाता है। इसका फायदा क्या है, तो ये एक वैज्ञानिक विधि के तौर पे है, साइंटिफिक मेथड है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात,
आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मैनेज करना चीजों को, जैसे डिजीज को मैनेज करना, ठीक है, या पर्टिकुलर एक जो आपका एनिमल है उस पे नजर रखना, ये चीजें आसान हो जाती है इस मेथड में, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों का बीच वाला जो मेथड है, जिसको सेमी इंटेंसिव के तौर पे देख रहे हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए पशुओं को बाहर भी घुमाया जाता है, बाहर का जो चारा होता है, फोडर होता है, वो भी खिलाया जाता है, और जो सुबह शाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दाना या जो चारा होते हैं वो वहां पर शेड में भी खिलाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच का ये मेथड आपको देखने को मिलता है, इजी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम भेड़ और बकरी, जिसको हम गोट और शिप के रूप में जानते हैं, दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, एक एक बार आपको जो है हम चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम कह रहे हैं जो जनरल चीजें हैं वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे, सिप और गोट में, ठीक है। जनरल का अर्थ हो गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो ओपन स्पेस बोल रहे हैं, ओपन स्पेस का अर्थ हो गया जो एक्सटेंसिव मेथड है, बाहर वाला मेथड है, ठीक है, वो आपका एक ओपन स्पेस के तौर पे ही है। यहाँ पर जितने भी भेड़ बकरियां होगी वो बिल्कुल ओपन एरिया में रहती है, ठीक है, और ये इस प्रकार से चारों ओर घूमकर अपना क्या करती है, दाना खा लेती है, चारा खा लेती है, ठीक है, चारों ओर घूमकर अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करती है। तो ये चीजें हैं। पास में ही हम क्या रख रहे हैं, फोडर कल्टीवेशन भी रखते हैं, यानी कि फोडर को भी हम ग्रो करवाते हैं आसपास के एरिया में, वहां पर घुमाकर हम क्या करते हैं, इन पशुओं को चारा खिलाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बेसिकली हम जो बेसिक चीजें हैं उनकी हम बात करें तो एक तो जो इनका शेड होता है वो सिंपल होता है, लो कॉस्ट के साथ, लो कॉस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, सिप या जो आपका गोट का होता है, ठीक है। हम यदि कंपैरिजन करें किसके साथ में, जो आपकी गाय है, भैंस है, उसके शेड के साथ में कंपैरिजन करें तो इनका शेड क्या होता है, लो कॉस्ट वाला होता है, उसमें ज्यादा एडवांस चीजें नहीं लगानी होती है, ठीक है, सिंपल होता है। आपको एक छाया यानी कि शेड का जो एनवायरनमेंट है वो तैयार करना है, कुछ टाइम के लिए उसको, कुछ एरिया उसका खुला रखना है, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है, ठीक है। ये सुटेबल होता है मुख्य रूप से, हम कहते हैं जो हाई रेनफॉल होती है उन चीजों से बचाने के लिए, ठीक है। हाई रेनफॉल के लिए हम जो मड फ्लोर है, मड फ्लोर का अर्थ हो गया थोड़ा सा उठा हुआ फ्लोर जो होता है, वो हम तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, तो जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहां पर क्या होता है, बेसिकली पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन चीजों से बचने के लिए हम जो है थोड़ा सा इसको उठा हुआ भी रख सकते हैं। ये बेसिक बातें हैं। इसके साथ में हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड एरिया प्रिवेंट द वाटर, जो एलिवेटेड जो उठा हुआ एरिया है वो क्या करता है, पानी को भरने से बचाता है, और उसकी वजह से जो है आपके पशुओं को किसी प्रकार की कोई बीमारी या ये नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा उठा हुआ बनाना चाहिए। अभी हम देखेंगे भी जो एलिवेटेड है इसको, अभी हम देखेंगे भी, इसका एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके साथ में हम कहते हैं पानी की रिक्वायरमेंट, ये बेसिक चीजें हैं कि वहां पर पानी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके साथ में हम कहते हैं कि शेड शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक एंड होल्स, जो शेड है उसमें क्रैक या होल्स नहीं होने चाहिए, ये जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पे ही हमें ध्यान देना होता है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये इतने जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट प्रकार के जो आपके सिस्टम्स है, ठीक है, हाउसिंग के जो सिस्टम है गोट और शिप में, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव को हम ओपन के रूप में भी जान सकते हैं कि ये एक तरह से कैसा मेथड है, ओपन मेथड है। इसमें ग्रेजिंग द शिप एंड गोट इन द एंटायर पास्चर एंड लिविंग देम बिफोर द वोल सीजन इज द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग। यानी कि होता क्या है, एक कंप्लीट सीजन के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो पशु होते हैं उनको बाहर घुमाते हैं, बाहर ही उनको रखते हैं और उनको वहीं पे चारा खिलाते हैं। बेसिकली ये जो मेथड होता है वो आपका क्या है, एक्सटेंसिव मेथड है, ठीक है। दिस मेथड फीड कॉस्ट इज वेरी मच रिड्यूस, यानी यहाँ पर जो फीडिंग की जो कॉस्ट आएगी वो बिल्कुल लो रहने वाली है, क्योंकि हम फीडिंग जो करवा रहे हैं वो मुख्य रूप से बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर के जो खेत है या अपना जो चारागाह है, पास्चर है, उसमें करवा रहे हैं, और वहां पर ज्यादा खर्च आता नहीं है। एक बार हमें मुख्य रूप से घास या ये लगानी होती है, उसके बाद में वो ग्रोथ करती है, उसी को जो भेड़ बकरियां होती है वो उसका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट, फीडिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहने वाली है। इसके बाद में दूसरी बात, इट इज नॉट कंडक्टिव टू मेक देम बेस्ट यूज ऑफ वूल ग्रीन, ये जो आपकी ग्रासेज है, ठीक है, वी कैन प्रिफरेबली प्रैक्टिस द रोटेशनल ग्रेजिंग मेथड। इसमें एक
जो है मुख्य रूप से हम ऐसे भी करते हैं, जब हम ग्रास एरिया कवर करवाते हैं तो हमारे पास जितना भी एरिया है, मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर का एरिया है और पशुओं को आप क्या कर रहे हो, वहां पर एक्सटेंसिव मेथड से रख रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया चूज करते हो, वहां पर कुछ टाइम के लिए फीडिंग करवाते हो, ठीक है, फिर आप दूसरे एरिया में ले जाते हो, वहां पर फीडिंग करवाते हो, वो उसी के आसपास का एरिया है, फिर आप तीसरे एरिया में ले जाते हो, तब तक इसमें वापस ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रास होगी या जिस भी प्रकार की हम फोडर लगा रखे हैं उसमें कुछ टाइम के बाद में वापस से क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इन 2 एरियाज में दोबारा से घुमाकर लेकर आएंगे, खिलाकर लेकर आएंगे, तब तक यहाँ पर क्या हो जाएगी, वापस से ग्रोथ हो जाएगी, फिर इस एरिया में दोबारा से हम क्या करेंगे, खिलाएंगे, तब तक इन दोनों में आपके क्या हो जाएगी, वापस से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो ग्रेजिंग हम करवाते हैं उसको हम रोटेशनल ग्रेजिंग के रूप में जानते हैं, यानी कि हम एक फिक्स टाइम के बाद में रोटेट करवा रहे हैं, पहले पर्टिकुलर टाइम जो एरिया है उसमें हम खिला रहे थे, कुछ टाइम बाद में हम दूसरे एरिया में खिलाते हैं, फिर तीसरे एरिया में, इस प्रकार से पहले वाले एरिया में दोबारा से क्या देखने को मिलती है, जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है और उसकी वजह से चारा वहां पर दोबारा उग जाता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। रोटेशनल ग्रेजिंग मेथड इसी को हम कहते हैं, ये आपके सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है और उस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको खिलाते हैं। दूसरा है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम का अर्थ हो गया कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 प्रकार की चीजें चूज करते हैं, ठीक है। एक तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव मेथड है और एक इंटेंसिव मेथड है। एक्सटेंसिव में हम कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, पशुओं को बाहर रख रहे हैं, और इंटेंसिव मेथड में हम कंप्लीटली पशुओं को कहां रख रहे हैं, एक ही शेड में रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेमी इंटेंसिव में हम दोनों का क्या करेंगे, जो दोनों प्रकार के मेथड है उनको हम बेसिकली हाफ हाफ यूज करेंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए बाहर भी रखेंगे, कुछ टाइम के लिए हम अंदर भी रखने वाले हैं, शेड में भी रखने वाले हैं पशुओं को, इस प्रकार से, ठीक है। तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम जो होता है वो इंटरमीडिएट है किसका, इन दोनों, जो एक्सटेंसिव मेथड है, इंटेंसिव मेथड है, इन दोनों का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला होता है। इसके बाद में इट इन्वॉल्व एक्सटेंसिव मैनेजमेंट बट यूजुअली विद द कंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ फेस्ड जो आपका पास्चर है उसके साथ में, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम करते क्या है कि कंट्रोल के साथ ग्रेजिंग करवाते हैं, ठीक है। एक फिक्स टाइम होता है, 2 से 4 घंटों के लिए हम क्या करवाएंगे, उनको ग्रेजिंग करवाएंगे, उसके बाद में लाकर उनको कहाँ रखेंगे, शेड में रखेंगे, ठीक है। शेड में उनको हम कंसंट्रेट्स देंगे, कंसंट्रेट्स का अर्थ हो गया मुख्य रूप से हम दाना देंगे जिसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होती है, इस प्रकार की चीजें इनको अवेलेबल करवाएंगे, उससे उनकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उनके एक्सरसाइज के तौर पर बाहर घूमना भी हो गया, और दूसरी चीज उनको वहां पर हम जब वापस लाकर शेड में रखते हैं तो शेड में हम उनको एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेट्स है वो भी खिला रहे हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन स्टॉल फीडिंग शेल्टर नाइट, ठीक है, यानी कि दिन में तो हम क्या करवा रहे हैं, फीडिंग करवा रहे हैं, और नाइट के टाइम पे हम क्या करते हैं, शेल्टर यानी कि शेड में इनको रखते हैं, 3 से 5 आवर के लिए डेली ग्रेजिंग करवाते हैं, और जो ब्राउजिंग है वो पास्चर एंड रेंज तौर पे हम करते हैं, यानी कि 3 से 5 आवर के लिए मुख्य रूप से हम क्या करवाते हैं, जो ग्रेजिंग का काम है वो करवाते हैं, बाकी टाइम वो कहाँ रहती है, शेड में ही रहती है, ठीक है। इन दिस मेथड द फीड कॉस्ट इज समटाइम इंक्रीज, कभी कभी क्या हो सकती है, आपके फीड कॉस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। मान लो बाहर के एरिया में अभी जो अवेलेबिलिटी है, फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर शेड में हम कंसंट्रेट्स दे रहे हैं या अदर जो चारा खिला रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है, इस प्रकार से कभी कभी ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज हमें वही देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बोथ तरीके से, दोनों की ही तरीके से, ग्रेजिंग से भी और फीडिंग से भी, दोनों तरीकों से क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वो अपने 50 से लेकर 350 जो आपके पशु है उनको हम एक साथ, जो फोल्क है उनका हम कहते हैं ग्रुप है, वो रख सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसके साथ में ही हम कहते हैं यूटिलाइजिंग कल्टीवेटेड फोरेज ड्यूरिंग द लेन पीरियड, ठीक है। इसके साथ में ही हार्वेस्टिंग गुड क्रॉप टू किड बोथ फॉर मीट एंड मिल्क, यदि हम अच्छे से इनको मैनेज करेंगे तो हम अच्छी क्वालिटी के क्या मीट और मिल्क के लिए जो किड्स है, बच्चे हैं, वो प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इंटेंसिव की बात कर लेते हैं। इंटेंसिव में क्या है, तो यहाँ पर कंप्लीटली हम क्या करते हैं, जो आपका
हम कहते हैं कि कंप्लीटली शेड में ही रखना होता है, बाहर नहीं घुमाएंगे उनको, यानी कि ग्रेजिंग नहीं करवाएंगे। वहीं पे जो है आपके वाटर की रिक्वायरमेंट, वहीं पे आपके जो कंसंट्रेट्स है, वहीं पे फोडर है, इन सब की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, तीनों चीजें वहीं पे खिलाते हैं। इन दिस सिस्टम in which the sheep goat are continually kept under the housing in the confinement with limited access with they are still fed, यानी कि वहीं पे उनको क्या करेंगे, खिलाएंगे, वहीं पे उनको रखेंगे और लिमिटेशन के साथ जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम क्या करवाते हैं, उनको फीडिंग करवाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। इट एम्प्लीफाई ए सिस्टम वेयर द गोट आर नॉट लेफ्ट टू फेंड फॉर देम सेल्वेज विदाउट ओनली द मिनिमम केयर। यहाँ पर किसी प्रकार की जो है हमको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम केयर के साथ में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है। हालांकि मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है क्योंकि सभी चीजों को हम एक ही जगह मैनेज कर रहे हैं, तब मैनेजमेंट करना क्या हो जाता है, यहाँ पर इजी देखने को मिलता है। लगभग इतने पशु हम रख सकते हैं, ठीक है, 50 से लेकर 250 जो हेड्स होते हैं, हेड्स का अर्थ हो गया एक तरह से हमने कहा संख्या, ठीक है, उनके जो नंबर्स है वो हम रख सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो यहाँ पर हम जब रखते हैं तो एक तो क्या होगा, आपको हाई इनपुट के साथ में जो लेबर है, इसके साथ में ही जो आपका शेड होगा उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, यानी कि वहां पर भी जो कॉस्ट है, एक तो शेड में भी कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी और दूसरा फीडिंग और कंसंट्रेट्स में भी जो है कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन ये एक साइंटिफिक मेथड होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। जब हम मीट की बात करते हैं या अदर जो मिल्क है उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो ज्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार से इन सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे। ये देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक तो मड फ्लोर है, मड फ्लोर का अर्थ नीचे से हम क्या रख रहे हैं, बिल्कुल खुला रख रहे हैं। जो आपके हम कहते हैं जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसी में किसको रख रहे हैं, आपके ये जो पशु हैं इनको रख रहे हैं। दूसरा जो एक और सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं डीप लिटर शेड। इसमें क्या करते हैं, जो आपके मूंगफली के छिलके हैं, ग्राउंडनट के जो हस्क है, सुगरकेन के जो टॉप्स है, उन सब जो पत्ते हैं उन सब को वहां पर फैला देंगे और वहीं पर जो पशु हैं उनको रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लिटर बिछाया और लिटर के ऊपर पशुओं को रखा ताकि अच्छी मात्रा में हमें खाद प्राप्त हो सके, जो फर्टिलाइजर है यानी कि जो जैविक उर्वरक है उसके तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाद के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एलिवेटेड फ्लोर। इसमें क्या करते हैं, तो बेसिकली ये देख सकते हो आप एलिवेटेड फ्लोर में, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, कुछ खंबे लगाकर जो फ्लोर है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। इस फ्लोर में को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और इस पर जो लिटर है वो बिछाकर फिर यहाँ पर पशुओं को रखेंगे, ठीक है। ऊपर है पशु तो यहाँ पर पशुओं को रखेंगे। इसका फायदा क्या है, तो जहां पर बारिश वाले इलाके हैं वहां पर पानी नीचे से बहकर जा सकता है, पानी डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। उठे हुए फ्लोर का ये फायदा होता है, तो इसको हम एलिवेटेड फ्लोर के रूप में जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एलिवेटेड हो गया। हाइट पर रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर हम इनको रखते हैं। इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, भेड़ और बकरियों के जितने भी हाउसिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी हमने बातें कर ली है। इसके साथ में ही कितने प्रकार के मैनेजमेंट हमने किए हैं, जिसमें एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सेम इंटेंसिव की बात की और कुछ एक दो प्रकार आपके जो एक्सटेंसिव है, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जो ग्रेजिंग करवा रहे हैं वो ओपन में करवा रहे हैं, बिल्कुल रोटेशनल ग्रेजिंग करवा रहे हैं, वो मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो इंटेंसिव है उसमें अलग अलग जो है लिटर बिछाना या जो आपके एलिवेटेड फ्लोर है वो, मड फ्लोर है वो, ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार से आपको इसी में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हाउसिंग प्रिंसिपल ऑफ पोल्ट्री, यानी कि जो मुर्गियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पोल्ट्री में जो हाउसिंग प्रिंसिपल करते हैं यानी कि हाउस मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही बेसिक रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए पशुओं को यहाँ पर रखा जाता है, जो पक्षी है उनको, ठीक है। इजी एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है वो इजी वे में हो जाता है। साथ में हम कहते हैं ये कंट्रोल्ड मैनर के साथ हम फीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। जितना फीड जो है रिक्वायर होता है किसी भी एनिमल के लिए उतना ही हम यहाँ पर इनको देते हैं। इसके साथ में ही माइक्रो कंडीशन नियर टू बर्ड्स, बर्ड्स की जो माइक्रो कंडीशन है यानी कि वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उनको हम मैनेज कर पाते हैं, उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ में ही इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल भी यहाँ पर देखने को मिलता है और इंश्योर करते हैं प्रॉपर सुपरविजन। जब हम सभी जो पक्षी हैं उनको एक साथ रखते हैं, एक जगह रखते हैं, तो उनको हम क्या कर पाते हैं, सही ढंग से उनका सुपरविजन, उनका निरीक्षण कर पाते हैं।
ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। यही हाउस जो है, यही प्रिंसिपल्स है हाउसिंग के, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में वही बेसिक चीजें हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जब भी मुर्गियों का घर हम बनाएंगे यानी कि शेड बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, जो रेजिडुअल और इंडस्ट्रियल एरिया है उससे हमें थोड़ा सा क्या रखना है, दूरी बना के रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी इंडस्ट्री के पास में लगा दिया या कोई जहां से आ जा रहा है उस पर रास्ते के पास में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी दूरी बनाकर आप रखेंगे। शुड हैव प्रॉपर रोड फैसिलिटी, यहाँ पर रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होनी चाहिए, चीप जो वेगेज है वो होने चाहिए। साथ में हम कहते हैं लेबर की रिक्वायरमेंट आसानी से यहाँ पर हो जाए, और एलिवेटेड लैंड विद नो वाटर होल्डिंग, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो मिट्टी है आपकी, जो लैंड है वो थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो सके, ठीक है। और साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं किसका, साइट का या लोकेशन का सिलेक्शन करते हैं, उस टाइम पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है लेआउट ऑफ पोल्ट्री फार्म। लेआउट का मीनिंग मतलब सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि किस प्रकार से हम उसको मैनेज करें, क्या क्या चीजें उसमें बनाए, वही होता है लेआउट। जैसा कि हमने गाय और भैंस में लेआउट देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेआउट, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लेआउट की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मीडियम लार्ज फार्म नीड स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द बिल्डिंग प्लेसमेंट। जब हम मीडियम और लार्ज फार्म की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल फार्म में तो किसी प्रकार का हमें जो मैनेजमेंट है, हाउस का मैनेजमेंट है, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पक्षी ज्यादा होते हैं, बर्ड्स हमारे पास ज्यादा है, चिकन ज्यादा है, उस टाइम पर क्या करना है, हमें एक विशेष मैनेजमेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो विजिटर है और आउटसाइडर व्हीकल्स है उनसे थोड़ा सा हम दूरी बना के रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो आपका हाउस होगा वो किन से, जो विजिटर्स है या जितने भी जो रोड साइड वाला एरिया है, व्हीकल है, उनसे हमें दूरी बना के रखनी है। उनके पास में कभी भी शेड नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रोवर होता है और लेयर होता है, उनके बीच में हम क्या रखते हैं, थोड़ी सी दूरी रखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द चिक एंड ग्रोवर शेड शुड बी, हम कह सकते हैं लगभग 100 फीट, 50 से लेकर 100 फीट के बीच में हम क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं। और यही दूरी ग्रोवर और लेयर्स के बीच में, अभी हम इनकी बात भी करेंगे, ग्रोवर क्या होता है, लेयर्स क्या होता है, उनकी हम बात करेंगे। इनके बीच में भी लगभग 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दो शेड है, उनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी है वो लगभग 100 मीटर है। तो इस प्रकार से हम क्या रखेंगे, जो दूरी है वो रखेंगे। एग स्टोर के लिए रूम रखेंगे, ऑफिस रूम रखेंगे, फीड स्टोर के लिए भी एक रूम रखेंगे। इस प्रकार की बेसिक जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। अब देखो, अलग अलग प्रकार के जो हाउस होते हैं उनमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो ब्रूडर और चिक हाउस होता है उसमें हम कहते हैं, ब्रूडर का अर्थ होता है अभी जो छोटा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी कि छोटा चूजा जो होता है उसको हम ब्रूडर के रूप में जानते हैं। यूजुअली हम ये कहते हैं कि ये 0 से लेकर 8 वीक का होता है, तब हम इस हाउस में रखते हैं इसको। इसके लिए विशेष टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, विशेष ह्यूमिडिटी चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, तब जाकर इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। तो 0 से लेकर 8 के सप्ताह के मध्य, या हम कहते हैं वीक्स के मध्य में जो आपका चूजा होता है, छोटा पक्षी है, जो बच्चा है, उसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करवाते हैं, वो वाला जो हाउस होगा वो ब्रूडर होगा। फिर हम कहते हैं ग्रोवर। ब्रूडर से आगे वाली जो स्टेज होती है वो लगभग क्या होती है, जो आपके ग्रोवर होते हैं, यानी कि ये ग्रोथ स्टेज होती है, जो फास्ट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ब्रूडर कम ग्रोवर, यानी कि ऐसा हाउस जिसमें दोनों चीजों को एक साथ रखते हैं, ब्रूडर भी रखेंगे और वहां पर ग्रोवर भी रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, वो आपका क्या हो जाता है, ब्रूडर कम ग्रोवर हो जाता है। लेयर हाउस सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। लेयर्स वो आती है जो एग प्रोडक्शन करती है, ऐसी चिकन जो कि क्या कर रही है, एग प्रोडक्शन कर रही है, ऐसी चिक जो क्या कर रही है, एग प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम लेयर के रूप में जानते हैं। इसकी एज लगभग हम मान के चलते हैं कि ये 72 वीक तक की जो है एज रखती है, 18 वीक से लेकर 72 तक की। इसके साथ में ही ब्रॉयलर की हम बात करते हैं। ब्रॉयलर का अर्थ क्या हुआ, तो हम कहते हैं कि ये मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए यूजुअली इसका हम क्या करते हैं, इसको पालते हैं। 6 वीक से ज्यादा की जो उम्र वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोवर के रूप में जानते हैं।
जब वो ब्रॉयलर के रूप में जानते हैं, जब उससे मीट प्राप्त करना हो। ठीक है, ब्रीडर हाउस जहां पर ब्रीडिंग का काम होगा, और एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस जहां पर हम एनवायरमेंट की चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, आपका जो वेंटिलेशन है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल मैनर के साथ में आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो आपका इसी हाउस से हो जाता है। यदि हम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी है, उनकी हम बात करें, तो यहाँ पर लगभग 22 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होना चाहिए। किसके लिए, जो आपकी ये है, हम कहते हैं मुर्गियां हैं, उनके लिए 30 से लेकर 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब जो अमोनिया प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि अमोनिया क्या होता है, बेसिकली इनका जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है, जो खाद है, वो नमी के कांटेक्ट में आता है तो अमोनिया गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, उस अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो पक्षियों के लिए वो घातक होती है, हानिकारक होती है। तो उसको रोकने के लिए हमें ध्यान रखना है कि नमी नहीं बनानी है, एक तो नमी ज्यादा नहीं रखनी है, और 25 ppm से ज्यादा यदि अमोनिया हो जाता है तो फिर आपकी जो लीटर है, या जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल है, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। लीटर मॉइस्चर की बात करें तो 15 to 25% आपके क्या होनी चाहिए, लीटर मॉइस्चर होनी चाहिए। एयर फ्लो आपका 10 से लेकर 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलते रहना चाहिए। यहाँ पर जब हम हाउसिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फ्री रेंज, दूसरा होता है सेमी इंटेंसिव, तीसरा होता है इंटेंसिव सिस्टम। तीन प्रकार के हो गए। फ्री रेंज का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ओपन में रहने वाला है, जहां पर हम जो मुर्गियां होती है उनकी संख्या कम रखते हैं, जो आप आसपास का अपना, हम कह सकते हैं जो एरिया है, घर का एरिया है आसपास का, वहीं पे घूम के वो अपना जो है पालन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, दूसरा है आपका सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव का अर्थ हो गया इन दोनों के बीच का, और इंटेंसिव का अर्थ हो गया कंप्लीट शेड के अंदर, जैसा हम वहां पर पढ़ रहे थे ना भेड़ बकरियों में, उसी प्रकार यहाँ पर भी कंप्लीट शेड के अंदर हम इनको रखने वाले हैं। ठीक है, जो इंटेंसिव है उसी में डीप लिटर सिस्टम, स्लेटेड फ्लोर सिस्टम, स्लेट कम लिटर सिस्टम और केज सिस्टम। ये जो केज सिस्टम है ये ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। फ्री रेंज सिस्टम की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको व्हेन द एडिक्वेट लैंड इज अवेलेबल टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, यानी कि यहाँ पर इस सिस्टम को हम तभी फॉलो करते हैं जब हमारे पास क्या हो, अधिक मात्रा में लैंड अवेलेबल हो। ठीक है, एक बड़ा एरिया किसका हो, लैंड का हो, तभी हम ये कर पाते हैं। दूसरा है अबाउट 25 वो 250 जो अडल्ट है, यानी कि लगभग इनकी संख्या, पक्षियों की संख्या की बात करें तो इनको हम 1 हेक्टेयर तक उगा सकते हैं इस सिस्टम के साथ में। ठीक है, लगभग 250 मुर्गियां, यानी कि आपके 250 जो मुर्गियां हैं वो हम एक साथ कहाँ उगा सकते हैं, या उगाने का अर्थ हो गया उनको हम ग्रो करवा सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं, यदि हमारे पास 1 हेक्टेयर क्या हो, एरिया हो। तो उस हिसाब से हम फ्री रेंज की बात करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, शेल्टर हो गया, ग्रीन हो गए, फीड हो गए, वाटर हो गया, शेड हो गया, ये सभी इसमें प्रोवाइड होते हैं इस वाले सिस्टम में। जो हम फोरेजिंग की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ फीडिंग फॉर बर्ड, यानी कि चारों ओर घूमकर दाना जो है, चारा या दाना है, जो कीट पतंग है उनको पकड़ना और उनसे फीडिंग करना ही मुख्य क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, या फीडिंग का सोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी प्रकार के जो कैटेगरी के जो आपके ये है, जिनको हम कहते हैं बर्ड्स है, वो हम यहाँ क्या करवाते हैं, अच्छे से ग्रो करवाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रियरिंग करते हैं। कुल मिला के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज्यादा इंटेंस हाउस हमें नहीं बनाना है। सिंपल जो हाउस है उसके साथ में जो ओपन सिस्टम है वो हमें तैयार करना है। कोस्ट हाउसिंग जो है कम रहने वाली है। फीड रिक्वायरमेंट आर लेस, बर्ड्स कैन कंज्यूम ए गुड अमाउंट ऑफ ग्रास लैंड फीड। मुख्य रूप से घूमकर, चारों ओर घूमकर ही पक्षी क्या कर लेते हैं, अपने जो फीडिंग रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड। इसके साथ में ही एक एडवांटेज ये भी होता है कि इनकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल है वो मुर्गियां कहाँ डाल के आती है, वहीं पे खेत में ही डाल के आती है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, फर्टिलिटी देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज में हम कहते हैं कि साइंटिफिकली मैनेज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। पर्टिकुलर जो आपके डिजीज वाले पक्षी हैं या कोई और हमें नजर रखनी हो एक पक्षी पर, तो वो मैनेजमेंट करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, इधर उधर पक्षी भग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ठीक है,
तो जो स्पेशल किसी भी प्रकार की कोई अरेंजमेंट करना हो तो वो यहाँ पर जो केयर है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। सेम इंटेंसिव की बात करें तो ये दोनों के बीच की है। बर्ड आर हाल्फ वे टू रियर इन द हाउस एंड हाल्फ वे ऑन द ग्राउंड और रेंज, यानी कि कुछ टाइम के लिए ये क्या कहाँ रियरिंग करते हैं, शेड में रियरिंग करते हैं, और कुछ टाइम के बाद में ये खेत में या जो एरिया ओपन एरिया है उसमें रियरिंग करते हैं। दोनों ही चीजें इसमें पाई जाती है। ठीक है, bird are confined to the house at the night and needed and are also गिवन एसेस टू रंस, यानी कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो नाइट का टाइम होता है उस टाइम पे हम कहाँ रखते हैं पक्षियों को, हाउस में रखते हैं। ठीक है, ये चीज देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके साथ में ही और जो अदर चीजें हैं उनमें रन कैन आल्सो बी यूज ऑन रोटेशनल बेसिस। हम ये भी कह सकते हैं कि जो रनिंग हम करवाते हैं, क्योंकि हमें क्या है करना है, खेत में घुमाकर इनको लेके आना है, तो वो रोटेशनल भी हो सकता है, यानी कि एक जो एरिया है उसमें पर्टिकुलर टाइम के लिए रोटेशन करवाएंगे, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दूसरी तरफ जो है रोटिंग करवाएंगे, वहां पर घुमा के लाएंगे। तो जो रोटेशन है वो भी हम बना सकते हैं, जैसा कि हम वहां पर बात कर रहे थे किसमें, आपके जो सिप और गोट है वहां पर बात कर रहे थे, रोटेशन ग्रेजिंग की बात कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी फीडिंग होती है, रोटेशन फीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या है, तो मोर इकोनॉमिक यूज टू लैंड कंपेयर टू द फ्री रेंज। फ्री रेंज की बजाय हम सही ढंग से लैंड को यूज कर पाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जब भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात आती है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन हम दे पाते हैं, क्योंकि उनका एक हाउस होता है। इसके साथ में ही कंट्रोल ओवर साइंटिफिक ऑपरेशन इम्पॉसिबल टू द सेम एक्सटेंट, यहाँ पर हम जो साइंटिफिक ऑपरेशंस है वो आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर हाई कोस्टिंग फेंसिंग, जो चारों ओर हम फेंसिंग लगाते हैं, क्योंकि पक्षियों को रोकने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें हमें कॉस्ट ज्यादा आती है। रूटीन क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ द लिटर मटेरियल फ्रॉम द पेन आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कंप्लीटली हमें क्या करना पड़ता है, रूटीन के साथ में ही जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल है, जो हम कह सकते हैं भाई खराब मटेरियल है, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, और ये जरूरी होती है। इसके साथ में ही इंटेंसिव मेथड आ जाता है, ये तीसरे टाइप का मेथड है। इसमें हम टोटली जो हाउस है उसी में आपके किसको रखते हैं, जो पक्षी हैं उनको रखते हैं, सभी प्रकार के जितने भी पक्षी हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, कंप्लीटली एक ही जगह शेड में ही रखते हैं, हाउस में ही रखते हैं, बाहर नहीं घुमाएंगे। इट मोस्ट इफिशियंट, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर मॉडर्न पोल्ट्री प्रोडक्शन। जब हम मॉडर्न पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, अभी की हम बात करते हैं, तो ये ज्यादा क्या है, इकोनॉमिक है, ज्यादा कन्वेंशनल है, साइंटिफिक है, ये चीजें देखने को मिलती है। एडवांटेज की बात करें तो मिनिमम लैंड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट सबसे कम है। फार्म कैन बी लोकेटेड नियर द मार्केट एरिया, डे टू डे मैनेजमेंट इज इजी, मोर एनर्जी इज सेव ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट एंड लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लॉस है, क्योंकि पक्षी बाहर घूमेंगे नहीं तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा तो ये देखने को मिलेगा कि हम आसानी से क्या कर पाते हैं, आसानी से हम वहां पर जो है जो एनर्जी है उसको सेव करके ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल आसानी से कर पाते हैं, और जो सिक एनिमल है उनको हम डिटेक्ट आइसोलेट कर पाते हैं। सिक का अर्थ हो गया जो बीमार एनिमल है उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर आ जाता है डिसएडवांटेज, बर्ड्स वेलफेयर इज अफेक्टेड एज ए कैन नॉट परफॉर्म नेचुरली बिहेवियर लाइक रोस्टिंग, यानी कि जो बर्ड्स होती है उनका नेचुरल बिहेवियर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे जो झुंड में बकरियां क्या पक्षी रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर लड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली सभी पक्षी अपने अपने अलग अलग स्थान पर है। जब हम पिंजरा विधि पढ़ेंगे, जो केज वाला सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें प्रत्येक पक्षी के लिए अलग अलग केज होते हैं, तो वहां पर जो पक्षी है वो दूसरे पक्षियों से लड़ नहीं पाते हैं, झगड़ नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, दे नॉट एक्सपोज आउटसाइड सनलाइट, फीड सोर्स, ऑल न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रोवाइड इन ए बैलेंस मैनर, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कहाँ से उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, कंसंट्रेट्स या पाउडर की वजह से उन्हीं से उपलब्ध करवाने पड़ते हैं सभी न्यूट्रिएंट। ठीक है, डिजीज के ज्यादा चांस यहाँ पर स्प्रेड होने के होते हैं, ज्यादा डिजीज एक साथ स्प्रेड हो सकती है। दूसरा आ जाता है केज सिस्टम। केज का अर्थ होता है पिंजरा, पिंजरे का अर्थ है
कि आपके इस प्रकार का एक क्या होगा, बॉक्स होगा, और उस बॉक्स को जो है, जो आपके जाली होती है, उस प्रकार की एक जाली लगाकर चारों ओर से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसमें पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, और उनको हम हैंग भी कर सकते हैं, ऊपर लटका भी सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था भी होती है। इसलिए ये मेथड जो है मुख्य रूप से ज्यादा उपयोगी माना जाता है आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व रियरिंग पोल्ट्री ऑन रेज वायर नेटिंग फ्लोर इन द स्मॉलर कंपार्टमेंट कॉल केज। जो केज होता है वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट के रूप में होता है, जो कि मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, नेटिंग फ्लोर से बना हुआ है। जो फ्लोर होता है वो भी नेट वाला होता है। ठीक है, इसके साथ में हम कहते हैं केज आर आइदर फिटेड विद द स्टैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड हैंग फ्रॉम द रूफ। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो इनको कहीं पर रख सकते हैं या फिर हम इनको लटका भी सकते हैं। जो हाउस है अपना, उसका रूफ है, उसके भी चारों ओर लटका सकते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। 75% जो कॉमर्शियल लेयर है वर्ल्ड में, वो इसी मेथड द्वारा क्या की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। यानी कि जो लेयर्स होती है, एग प्रोडक्शन जो होता है वो इसी मेथड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एडवांटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तो मिनिमम फ्लोर स्पेस की नीड होती है। मोर एग पर हैन कैन बी रिसीव, यानी कि एक ही मुर्गी से ज्यादा हम एग प्राप्त कर सकते हैं। लेस फीड वेस्ट, जो फीड का जो वेस्टेज होता है वो सबसे कम देखने को मिलता है। बेटर फीड इफिशियंसी देखने को मिलती है। प्रोटेक्ट होता है इंटरनल पैरासाइट एंड सॉइल बोर्न इलनेस से, जो आपके मिट्टी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनसे बचाया जा सकता है पक्षियों को। जो सिक है या अनप्रोडक्टिव बर्ड है कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, क्लीन एज एग प्रोडक्शन, साथ में हमें यह भी देखने को मिलता है यहाँ पर जो एग प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम आराम से क्या करवा सकते हैं। नो नीड फॉर लिटर मटेरियल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा करना पड़ेगा। हैंडलिंग मैनेज जो डिफिकल्ट होती है। ठीक है, फ्लाई बिकम ए ग्रेटर नोइसेंस। ठीक है, इसके साथ में ही इंसिडेंस ऑफ ब्लड स्पॉट्स इन एग इज मोर, यानी कि क्या होता है, जो एग होता है ना, जो अंडा है उसके ऊपर ब्लड के स्पॉट्स नजर आते हैं, हल्के फुल्के जो ब्लड के स्पॉट्स है वो यहाँ पर नजर आते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इसके साथ में ही जो पक्षी होते हैं वो अपने जो पैर होते हैं, ठीक है, लेग्स होते हैं, उनको डैमेज कर लेते हैं। उन जो, क्योंकि जो फ्लोर होता है वो हम कहते हैं नेट वाला होता है, जाली वाला होता है, और उस फ्लोर के ऊपर पक्षी अपने पैर को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जो पैर होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। टाइप्स की बात करें तो सिंगल या इंडिविजुअल बर्ड, यदि एक ही पक्षी एक केज में रखना है तो ये हो गया। इसके साथ में 2 से लेकर 10 पक्षी हम एक ही जो केज में है उसमें रखेंगे तो मल्टीपल बर्ड हो गया। और कॉलोनी बर्ड का अर्थ हो गया 11 से ज्यादा पक्षी हम एक ही जो केज है उसमें रखते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कॉलोनी वाला सिस्टम कह दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कंप्लीट भी हो जाता है। 2-3 चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। क्या क्या बातें की है, सबसे पहले हमने कहा कि जो सिप है, गोट है, उनमें मैनेजमेंट 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार के हाउसिंग सिस्टम है। एक उनका भी एक्सटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव है और इंटेंसिव है। यहाँ पर भी आपको एक्सटेंसिव देखने को मिलता है जिसको हम ओपन के रूप में भी जानते हैं, फिर सेमी इंटेंसिव हो गया और इंटेंसिव हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही हमने किसमें बात की थी, जो आपके ये है एनिमल है उनमें भी बात की थी, जो कैटल और बफेलो है उनकी भी हमने बातें की थी। तो ये जो आपका हाउसिंग प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।